जो कुछ भी मैं कहूँगा वो सच ही कहूँगा, और झूठ भी बोलूँगा तो इस तरह से बोलूँगा कि आपको पता चल जाए कि ये झूठ है। हमारे दिव्य कर्मों में आने वाली बाधाओं से मुक्त रहने के लिए अभिमान और स्वाभिमान का त्याग अनिवार्य है। हे ईश्वर, मेरे अभिमान और स्वाभिमान का समर्पण स्वीकार करें। वंदन गुरु जी। कल हमने आपके गांव के जीवन और आपके परिवार के बारे में बातें की। आज हम उन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे। आपसे निवेदन है, आप अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ की अपने जीवन के बारे में और बताएं। वैसे तो जो मेरी पुरानी दिव्य वाणी है उसमें मैंने सब कुछ बताया है परिवार का, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी है। मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि आपको साधना में भी मदद रूप हो और अपने को समझने में भी काम आए। इस तरह से कुछ बातें बता रहा हूँ। मुझे अद्भुत परिवार मिला, मैं ऐसा कहूँगा, और ये परम अस्तित्व की परम भेंट मैं कहूँ तो, कि जिसमें जो मेरा दृष्टिकोण था जीवन को समझने का या जीवन का मार्गदर्शन बांटने का, वो परिपूर्ण हो सका इस परिवार में। और मैं कहूँ हर एक व्यक्ति की अद्भुत मदद रही मुझे, माता पिता हो, भाई बहन हो। मेरे जन्म से पहले मेरे एक भाई और एक बहन ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन मेरा जन्म हुआ तब मेरे 8 भाई बहन 4 भाई और 4 बहन थी। और मेरे पिताजी तो मैं 2nd स्टैंडर्ड में था और वो चल बसे, शरीर छोड़ दिया। तो सब भाई बहनों के साथ मेरा रहने का हुआ। मैं पहले ये बताऊंगा कि जो साधना है उसमें महत्वपूर्ण बात है वो है स्वनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, किस तरह का भाव उठ रहा है, इस भाव के संबंधित किस तरह के विचार चल रहे हैं। इसका ऑब्जर्वेशन ठीक होना चाहिए। और मैंने जो मेरे जीवन में किया वो इस तरह से ही किया। कोई भी परिस्थिति हो, इसमें मैंने मेरे भीतर ही देखा कि मेरी भूल इसमें कहाँ पर है और इसे कैसे निखारनी है या इससे कैसे ऊपर आना है। क्योंकि सबके जीवन में विविध परिस्थितियां तो काम करती है। मैं समझो कि मैं एक भाई के घर रहता हूँ और मेरे भीतर से एक फरियाद उठती है मेरे भाई के प्रति, तो मैं मुझे ही पूछता हूँ, तुझे छोड़ देना है ये घर, चले जाना है, छोड़ दो घर। अगर फरियाद है भाई के प्रति या भाभी के प्रति तो छोड़ दो। और कई बार मैंने ऐसे प्रयोग भी किए। मैंने कहा चलो मैं छोड़ के निकल जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। फिर मुझे रास्ते में मेरे साथ ही संवाद होता है कि क्या मैंने ये घर पार कर लिया। मेरे साथ ही मेरा संवाद रहता है, मैं ही मेरे भीतर जो घटना घटती है ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे भीतर मैं मुझे ही पूछता हूँ कि ये घर मैंने पार कर लिया, तो इसका जवाब आता है ना, भीतर से ही। इसमें से मुझे बहुत सुंदर बात मिली, और ये बात ये मिली जो मैं आपको कहता ही रहता हूँ, व्यक्ति के प्रति फरियाद और परिस्थिति के प्रति फरियाद। फरियाद का अर्थ है अभी हमने परिपूर्णता के साथ जीवन को जिया नहीं, जाना नहीं, फरियाद आ गई। फरियाद कब आती है? जब हमारे भीतर, जिसे हम कहते हैं अहंकार, सूक्ष्म अहंकार, और ये भी मैं आपको और क्लियर कर दूं, अहंकार हमारी धारणा, और प्रतिपल ये धारणा अपने आप रहती है, अपने आप। जैसे हम जीवन की यात्रा करते हैं
ये सारी सूक्ष्म बातें हैं जो हमारे भीतर चलती रहती है। तो एक ना एक धारणा पर मन काम करता है अपने आप। ये स्वयंभू होता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो एक धारणा के ऊपर ये काम चल रहा है, मेरा मन भी उस धारणा के ऊपर काम करता है। आप मुझे समझने की कोशिश करते हो तो अपने आप आपके भीतर एक पुरानी धारणा भी है, नई धारणा भी बन रही है, और अपने आप इसमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब मेरे भीतर से कहीं भी फरियाद उठी तो मैंने कहा चलो, तो फिर छोड़ देना इस घर को। मैं चला, फिर मैं मुझे पूछता हूँ कि क्या मैंने ये घर पार कर लिया, और ये गहरी बात होने लगी। इसमें से मुझे क्या मिलने लगा, समझो कि एक घर में छोड़ के दूसरे घर पर चला गया, तो वहीं भी परिस्थिति तो यही आ गई, किसी और रूप में आई, और मेरे भीतर से फरियाद जगी। तो ये ऑब्जर्वेशन, जो मैं कहता हूं सेल्फ ऑब्जर्वेशन, बहुत ही जरूरी। आध्यात्मिक साधना में या स्वयं के दर्शन में या जीवन को समझने में, जो नाम आप दो, लेकिन इसमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन मुख्य बात है। क्योंकि मैं आपको कहूं, मेरे कोई गुरु नहीं, आध्यात्मिक कोई गुरु नहीं, किसी ने मुझे नाम नहीं दिया। जैसे कि मैं लिखता हूं स्वामी ओम हिमांशु से, तो मुझे किसी गुरु ने नाम नहीं दिया, लेकिन ये पूरी घटना मैं तुम्हें बताता हूं। मेरा भीतर से जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया थी वो डे बाय डे गहरी होती गई। जैसे मित्रों के साथ संबंध है, भाई बहनों के साथ जो जीवन का व्यवहार है, तो उसमें से ये बात गहरी होती गई। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जो अंतर निरीक्षण है, भीतर का निरीक्षण, कि जो बाहर के जीवन के साथ हमारा जो व्यवहार है उसमें ये बात गहरी होती गई। और जो हिमांशु नाम है, मेरा जब जन्म हुआ तो पहले मेरा नाम कर्क राशि था, कर्क राशि थी, तो ड आता है उसमें, तो पहले दुष्यंत नाम रखा गया। और आप नहीं मानोगे कि ये नाम बहुत मेरा प्रिय नाम। अब देखो, लोग जो मेरे घर वाले हैं वो तो जानते नहीं ना कि मेरा प्रिय नाम जो है, जो वो नाम दुष्यंत है, तो उन्होंने पहले नाम मेरा दुष्यंत रखा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो स्त्रियों के सब नाम है, इसमें मुझे सबसे प्रिय नाम शकुंतला। और मैंने इस जो शकुंतला का कैरेक्टर है, उस जो नृत्य में भी उसकी अभिव्यक्ति है, दुष्यंत शकुंतला की या शकुंतला की, उसमें भी, उस पर भी मैंने बहुत काम किया। तो पहले मेरा जो नाम रखा गया वो कुछ जानते नहीं, फिर भी उन लोगों ने मेरा नाम रखा दुष्यंत। और बहुत से ऐसे रहस्य है जीवन के कि जो हम केवल मन से नहीं जान सकते। इसके लिए दर्शन की शक्ति जरूरी है, जो मैं कहता हूँ दर्शन। और वो शक्ति हमारे भीतर है, वो शक्ति। जैसे हम दो आंखों से देखते हैं, उसे देखना कहता है, देखना, देखने की प्रक्रिया कहते हैं। और जो तीसरी आंख है, दो आंख से ऊपर, जो हमारे भीतर देखती है, जो हमारे भीतर देखती है, उसे दर्शन कहा जाता है। या तो तीनों आंखों से देखना, दो आंखों से बाहर जगत के साथ संपर्क, और तीसरी आंख से भीतर के जगत के साथ संपर्क, जिसका मुख्य विषय है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। कि जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, बहिर्मुखी मेरी शक्ति प्रकट हो रही है, इसके साथ मेरा अंदर भी मैं निरीक्षण कर रहा हूं, तो वो तीसरी आंख हो गई, ये तीसरी आंख की शक्ति हो गई। और बाद में इन लोगों ने मेरा नाम, मेरे बड़े भाई ने नाम दिया डॉक्टर कृष्णकांत दवे। वो तो अब शरीर में रहे नहीं, शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसने मुझे ये नाम दिया हिमांशु, और बहुत प्यार करते थे वो मुझे कहते थे कि जब तेरा जन्म हुआ मैं इंटर्नशिप कर रहा था, और इंटर्नशिप की पहली ही तनख्वाह आई, जो रुपया आया, उसमें से मेरे लिए टुआल लेकर वो आए थे जामनगर से, हम कोटड़ा रहते थे, और वो कहते थे उसी टुआल में तेरा जन्म हुआ। और बहुत प्यार करते थे कि जैसे मेरे पिता चले, शरीर छोड़ दिया, लेकिन भाइयों का, बहनों का ऐसा प्यार मिला कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि पिता न हो या कोई। आज भी उतना ही प्यार, आज भी मुझे आमंत्रित करते हैं कि आप चले आओ, घर पर आओ। और मैं कहीं भी चला जाऊं, किसी भी भाई बहन के घर चला जाऊं, तो मुझे ऐसा इन्फॉर्म करने की जरूरत भी नहीं, इतना प्यार उन लोग, इतना ही मैं बताता हूं, इतना प्यार मुझे मिला
कि, और अभी तो ये घर की ही बात है, आपने घर के बारे में ही पूछा है, तो मैं भाई बहनों की ही बात करूं तो मुझे कहीं कोई कमी न रही, इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। और मेरा इतना सुंदर नसीब कि मैं हर भाई बहन के साथ बहुत परिपूर्णता के साथ रहा। परिपूर्ण, ये भी स्पष्ट कर दूं, परिपूर्णता का अर्थ है जागृति, शरीर का पूरा उपयोग। जो मैं कहता हूँ, जो कुछ भी मन मिला है उसका भी पूरा उपयोग, और भाव शरीर अर्थात प्रेम। मैं बहुत सिंपल कर दूं, भाव शरीर को, इसमें अनेक भाव प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं, अनेक भाव प्रकट होते हैं, जैसे कि प्रेम है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है, काम वासना की संवेदनाएं हैं, सब प्रकट होते हैं। लेकिन मैंने जो जाना वो मुख्य भाव है, उसी पर आ जाना पड़ता है। तुम यहाँ वहां, ये सब भटकाव है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार, सब भटकाव है। जो मैंने जाना मेरे भीतर, आखिर में तुम्हें आ जाना पड़ता है प्रेम के ऊपर ही, और तब ही मार्ग मिलता है। या तो मार्ग मिलता है तब प्रेम प्रकट होता है, या प्रेम पर आ जाते हो तब ही मार्ग मिलता है। अब मैं मेरे बड़े भाई की बात बताऊं, यहां से शुरू करता हूं कि इसके पास से जो मुझे सीखने को मिला वो था भोजन में शांति। वो जो भोजन लेते थे, मैंने मेरे पिताजी के बारे में सुना था, लेकिन मैंने उसे भोजन करते देखा नहीं था, कि वो बहुत शांति से भोजन लेते थे। और भोजन की आप थाली देखो, वो सब बातें करते थे घर में, तो जैसे पेंट की हो, जैसे कोई चित्र बनाया हो हमने, जरा भी इसमें कोई गंदगी नहीं, यहाँ सब्जी की कोई, या सब्जी गिरी हुई है, रोटी यहाँ पड़ी है, यहाँ चावल पड़ा है, ऐसा। और हमारे पर भी स्ट्रिक्ट थे बहुत, कि कुछ भी हम झूठ नहीं रख सकते थे। पूरा जो कुछ भी हम जितना खाना है उतना खाना ही लेना है। किसी की थाली में जब तक वो थे तब तक, और बाद में भी सब इतना शिस्त तो वो हमें भेंट करके ही गए कि थाली में जितना आपको ज़रूरत है उतना ही लो। ये जो अनाज का दाना है वो गटर में नहीं जाना चाहिए, ये अन्नपूर्णा माँ का प्रसाद है। और मैंने जो यहाँ मंदिर प्रकट किया, अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिर, उसमें भी मैं शिष्यों को यही बात कहता हूँ कि जितना जरूरी है भोजन उतना ही हमें लेना है, एक भी कण वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जो कई लोग ऐसे हैं कि जिसे खाने की थाली उपलब्ध भी नहीं, तो हमें भी रक्षा करनी है कि जो कुछ भी प्रसाद, हमें प्रसाद नाम ही इसलिए इसे दिया जाता है कि अनाज नहीं, खाना नहीं, खाना शब्द नहीं, प्रसाद। और प्रसाद हम संभालते हैं, जैसे हम मंदिर में जाते हैं और प्रसाद मिलता है, प्रसाद गिर जाता है तो भी हम ले लेते हैं कि कहीं पैर के नीचे ना आ जाए, ये उसकी पवित्रता है। तो ये जो मुझे मिला, वो मैं मेरे बड़े भाई के साथ रहता था तो मैं निरीक्षण करता था कि वो किस तरह से खाते हैं। मैं उसके साथ ही बैठता था शांति से। यही जिस तरह से मेरे पिताजी लेते थे भोजन, थाली की सुंदरता आप देखो, अद्भुत सुंदरता। पूरा भोजन जब पूरा करे तो थाली में कुछ भी न रहे, जितना भोजन जरूरी है उतना ही लेते थे और उसे ग्रहण करते थे। वैसे सब भाई बहन की मैं कुछ कॉमन बात बताऊं, मैं सबके साथ रहा और जरूरत से ज्यादा रहा, इनफ रहा। जब तक मेरा जी पूरा तृप्त न हो जाए मैं सबसे प्यार करता था, आज भी करता हूँ। तो कॉमन बात मैं कहूँ तो जो शिस्त पिताजी देकर गए, ये कि भोजन किस तरह से लेना है, भोजन को बिगाड़ना नहीं है, घर की स्वच्छता, व्यवस्था, सुंदरता मैंने हर जगह पाई। हर भाई बहन का दृष्टिकोण स्वच्छता का, व्यवस्था का, प्रकृति के प्रति प्रेम, पशु पंछी के प्रति प्रेम, गरीबों के प्रति प्रेम, और कभी भी गरीबों से कोई शोषण करने की भावना मैंने कहीं भी, एक भी भाई बहन में मैंने देखी नहीं थी। हमारे घर जो सर्वेंट काम करते थे वो भी इसी तरह से मैंने हर जगह देखा कि वो जैसे हमारे ही हो, उसको भी देखते थे कि कहीं ऐसा भोजन उसे देना नहीं है कि उसका तबीयत बिगड़ जाए या उसे नुकसान हो। और सब कोई भी जरूरियात, किसी प्रकार की जरूरियात है
तो उसे मदद करने के लिए सब तत्पर रहते थे। अब जो मैं बड़े भाई से बात करूं तो मैं एक बात कहूं तो मैंने इतना ब्रिलियंट व्यक्तित्व, जो हम जिसे कहे कि बात सुनते हैं लेकिन जिसे कहते हैं कि जिसके साथ हम रहे हो या फेस टू फेस हम मिले हो, तो वो मैं कहूँ मेरे जीवन का जो ये व्यक्तित्व था, मेरा बड़े भाई जो शरीर में रहे नहीं, ब्रिलियंट मोस्ट व्यक्तित्व। वो मेडिकल के फील्ड में थे, डॉक्टर थे, बाद में वो NHL म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद के डीन भी हुए। लेकिन आप उसकी सरलता देखो, एकदम सरल व्यक्तित्व। जब तक कोई न पूछे, मेरा तो उसके साथ इतने इंसिडेंट्स है, कोई न पूछे वो कहे भी नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ कि डीन हूँ। वो जब बोलता रहे उसको सुन, मेडिकल की एडवाइस ले तो भी वो सुनते रहते थे। वो जहाँ तक मुझे पता है, वो एशिया के जो उस समय के साइंटिस्ट थे उसमें भी उसका नाम लिया जाता था। हुज हू की जो बुक है उसमें भी उसका नाम है। और उस समय के जो ब्रिटिश जर्नल के कुछ आर्टिकल्स थे मेडिकल के, इसमें उसने जो बिच्छू के पॉइजन पर काम किया था, तो उसके आर्टिकल भी ब्रिटिश जर्नल में पब्लिश हुए थे। मैं जब उसकी ऑफिस में जाता था और डॉक्टर मुझे मिलते थे, वो कहते थे कि ये इतने ब्रिलियंट है कि ब्रिटिश जर्नल में जब हम कोई भी आर्टिकल भेजते हैं, वो अपना अनुभव कहते थे कि वो डायरेक्ट उसे स्वीकार नहीं करते। 3-4 बार तो वापिस ही आता है आर्टिकल, कुछ ना कुछ वो निकालते हैं उसमें क्वेरी कि ठीक नहीं है इतना। लेकिन आपके जो भाई है वो पहली बार कुछ भी भेजे, आज तक ऐसा आर्टिकल नहीं गया कि जो वापिस आया हो। जो गया वो पब्लिश ही हो जाता था। और ऐसा नहीं मात्र मेडिकल का फील्ड, उसकी इंग्लिश आप देखो, और पोएटिक इंग्लिश, उसकी संस्कृत उतनी अच्छी। मैं मेरे जीवन का प्रसंग कहूँ, एक व्यक्ति हमारे घर आए थे। कैसा हुआ, उसका नाम था वशिष्ठ जी। वो दिल्ली आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, फिर वो रिटायर्ड हो गए और फिर वो संन्यास्त जीवन जीते थे, कुछ रखते नहीं थे अपने हाथ में और घूमते रहते थे। अब जामनगर के रेलवे स्टेशन पर मेरे भाई की पहचान हुई कि ये तो आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल है। और मेरा भाई का इस तरह का ज्ञान कि आयुर्वेद में भी उतना ही नॉलेज, और जो मेडिसिन है उसमें भी वो फार्मेकोलॉजिस्ट थे, उसमें भी औषध शास्त्र में भी उतना ही ज्ञान उसका, और संस्कृत भी उतना ही पावरफुल। मेरा नसीब ऐसा कि मैंने इन दोनों का संवाद देखा। उस समय मैं SYBSC में था, बायोकेमिस्ट्री करता था अहमदाबाद में, तो मैं भाई के घर पर रहता था। तो हम 4 ही थे, मैं, मेरा बड़ा भाई और ये सबसे बड़े भाई। हम और मेरा जो बड़ा भाई था, हम उसको सेवा में लगे थे कि चाय चाहिए तो चाय दे, नाश्ता ये। और ये दोनों रिसर्च वर्क करते थे। कैसा रिसर्च वर्क था कि मेरा भाई समझो इंग्लिश में कोई बात कर रहा है, कुछ कह रहा है फार्मेकोलॉजी के बारे में कि कोई मेडिसिन की चर्चा कर रहा है, ऑन द स्पॉट ये जो वशिष्ठ जी थे वो संस्कृत करते थे ऑन द स्पॉट। अब ये संस्कृत में आयुर्वेद की बात करे और ये दोनों कॉम्बिनेशन कर रहे थे कि आयुर्वेद और फार्मिक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का एक रिसर्च वर्क कर रहे थे। और मैं वहाँ मौजूद था, तो मैं तो जो देखने का जो मजा आए, एक तरफ से इंग्लिश बोले तो ये संस्कृत करे कि इस आयुर्वेद में इसको इस तरह से कहा गया है, फिर ये संस्कृत करे कि तो ये इंग्लिश में वो ट्रांसलेट कर दे कि फार्मिक है, इसमें इसको इस तरह से कहते हैं। और कोई भी फील्ड हो, चाहे वो धर्म हो, यहाँ तक कि जब मैं लास्ट में उसे मिलने गया था, मेडिकल कॉलेज में थे तब, वो डीन की पोस्ट पर थे, तो एक व्यक्ति उससे मिलने आया था। मैं उसके ऑफिस में उसे मिलने गया था, एक व्यक्ति उससे मिलने आया था। वो कंप्यूटर का काम करता था। उस समय अभी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो रहा था, हॉस्पिटल में कंप्यूटर आ गए थे कंप्यूटर, और वो अरेंज करने को आया था। वो मेरे भाई को कहता है
कि आप सब शायद ये सब अरेंज कर लो, आप कंप्यूटर सब अरेंज कर लो, तो फिर हमारी वैल्यू क्या, हमें बुलाएगा कौन। वो हंसी मजाक में उसे बात कर रहा था, क्योंकि कंप्यूटर आया तो मेरे भाई ने ही सब अरेंज कर दिया, सब भाई ने। आप उस यहाँ तक कि उसने वो स्कूटर नहीं चलाते, लेकिन स्कूटर के बारे में, अगर मशीनरी के बारे में तुम उससे कुछ भी पूछो उसे पता है, इतना सो। यहाँ तक कि वो जब फार्मेक के हेड हुए अहमदाबाद में, तो न्यूक्लियर डिपार्टमेंट था, वो पूरा बंद था उस समय। मेरे भाई ने चार्ज लिया और 1 साल में तो उसने पूरा न्यूक्लियर डिपार्टमेंट खोल दिया, चालू कर दिया। कोई भी फील्ड हो, यहाँ तक मैं आपको बात बताऊं कि जब मैं लास्ट में उससे मिलने गया था, उस समय की 2 घटना है। एक तो ये कंप्यूटर वाला आके उससे कहता है कि साहब आप दिन का काम करो ना, जहाँ पर आप बैठे हो वो कंप्यूटर आप क्यों अरेंज कर रहे हो। ऐसी दूसरी बात थी कि कोर्ट के केस चल रहे, वहां पर ही मैं बैठा हूँ, मेडिकल कॉलेज के कुछ कोर्ट के केस एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, उसके केस चल रहे। तो जो केस के संबंधित जो व्यक्ति थे वो तो वकील थे, जो हॉस्पिटल के ओर से ये जो कोर्ट में काम कर रहे थे केस पर। उसने मुझे कहा कि ये डॉक्टर तो है ही, लेकिन ये पिटीशन इस तरह से अरेंज कर ऐसे लिखते हैं कि हमें कुछ देखना ही नहीं पड़ता। ऐसी मैंने तो मेरे जीवन, वो बता रहे थे कि मैंने मेरे जीवन की पहली ऐसी पिटीशन देखी कि जिसमें मुझे कुछ देखना ही नहीं है। और मैं तुम्हें ये बताऊं, जब छुट्टी का दिन है, वो कहाँ जाते थे छुट्टी के दिन में, पुरानी पुस्तकें हो जहाँ, जो लारी पर ऐसे मुफ्त में मिलती है, उस लारी पर वो पुरानी पुस्तकें खोदते थे और इसमें से संगीत की अद्भुत पुस्तक वो खोज लेते थे, योग की अद्भुत बुक खोज लेते थे। और ऐसे ऐसे रागों से, क्योंकि मेरा संगीत तो मेरा शौक था, तो मैं उसके साथ रहा। मैंने ये देखा उसके संगीत में जो रागों का ज्ञान था, आप जिसके मैंने नाम भी नहीं सुने थे, इसकी ये सारे गम बजाते थे और बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते थे। और जो आज मैं बड़ी बांसुरी बजाता हूँ, उस समय मुझे बांसुरी नहीं आती थी जब उसके साथ में रहता था, लेकिन उसको ऐसी बड़ी बांसुरी बजाते हुए देखता था तो मुझे भी अंदर से आता था कि मैं कब बजाऊंगा इस तरह से ऐसी बड़ी बांसुरी। और हम दोनों जब शाम को बैठते थे, मैं उसे राग कहता था कि ये सुनाओ ना, तो वो ये राग बजाए, फिर मैं कहूँ कि ये राग सुनाओ, तो वो ये राग सुनाए। इसी तरह से वो संगीत में भी उससे बहुत मुझे मार्गदर्शन मिला। ऐसा ही उसका योग में ज्ञान था। उसने मुझे एक अद्भुत बुक भेंट की उस समय, SYBSC में जब मैं था, और उस समय राष्ट्रीय योग कंपटीशन थी योग की। इसमें भी मैंने इस कंपटीशन में भी भाग लिया। इसमें दोनों का मार्गदर्शन था, मेरे बड़े भाई का भी मार्गदर्शन था और वशिष्ठ जी जो थे हमारे घर ठहरे थे, उसका भी मार्गदर्शन था। और इसने इस समय मुझे अद्भुत बुक भेंट की, BKS आयंगर की लाइट ऑन योगा। और मुझे स्ट्रेचिंग बेंडिंग में बहुत रस था, बहुत, कि मैं उस समय ये देखता था कि ये जो पूरा हमारा शरीर है वो कितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं, कितनी तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं और कितना बेंडिंग कर सकते हैं। वो भी मेरे साथ आसन में जुड़ते थे, मेरे बड़े भाई भी जुड़ते थे, शाम को हम साथ में योग करते थे। तो उसने मुझे कहा कि देखो अभी आपकी उम्र है, अभी आप इसमें से देखो कितने आसन कर सकते हो। और मैं आपको कहूँ कि इसमें बहुत से योगासन है, क्यों आज भी मैं यहाँ भी मार्गदर्शित कर रहा हूँ जो युवाओं को कि आप लाइट ऑन योगा पर वर्क करो। जो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति को योग में रस है या युवान को लगता है कि इसे योग में रस है, तो मैं उसे कहता हूँ कि आप इस बुक का उपयोग करो और आप करते जाओ। मैंने तो जो मेरे पर काम किया, इससे भी मैंने इसे सरल कर दिया कि आप एक एक मुद्रा को देखो, मुद्रा बनाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से आप आगे चले जाओ। पूरी बुक कंप्लीट करो, फिर से दूसरा राउंड लो, क्योंकि इस पर मैंने काम किया और मोस्ट ऑफ
ऑल द आसन्स जो इसमें मेंशन किए हुए थे मैंने सारे कंप्लीट कर लिए। 2-3 ऐसी मुद्राएं होंगी जो मैं नहीं कर पाया। उसका इतना ही कारण था कि इसके साथ मैं थोड़ा जिम का वर्क कर रहा था, जिम का, तो इसके कारण मेरी थोड़ी रीड स्टिफ हो गई। जो मस्क्यूलर एक्टिविटी थी उसमें रीड थोड़ी स्टिफ हो गई। तो 2-3 ही ऐसी पोज थे जो मैं कर नहीं पाया। लेकिन इसके साथ जो मुझे जानने को मिला, ये बहुत सी योग में भी बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते थे कि इस आसन को आप इस तरह से करो, यहाँ से शरीर की इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से प्रकट होती है, और जो चक्र का विज्ञान है वो भी मेडिकल साइंस के साथ जोड़ते थे कि देखो यहाँ पर इस तरह की ग्लैंड है, तो आप इस तरह से शरीर को मोड़ोगे तो इस ग्लैंड पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा और आपको इस तरह से इसमें फायदे हो सकते हैं। ये मेरे बड़े भाई के साथ का मेरा अनुभव रहा। और इसका जीवन ऐसा था सरल कि वो लास्ट तक किराए के मकान में ही रहे। लास्ट तक उसने अपना मकान भी नहीं बनाया और उसके पास कार भी नहीं थी, एक साइकिल थी। तो वो मेडिकल कॉलेज के डीन थे, प्रोफेसर थे, साइकिल पर जाते थे, साइकिल पर आते थे, और कई बार तो साइकिल भी नहीं ले जाते, चल कर जाते थे, चल कर आते थे। दूसरा मैं भाई कहूँ वो अभी शरीर में है, रमेश भाई। ये इसके साथ में 6 साल रहा, 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक इसके साथ रहा। प्रेम में व्यक्तित्व, ऐसा मैं कहूँ मेरी दूसरी माँ कि माँ की कमी ही न लगे, ऐसा इतना प्रेम में व्यक्तित्व, और खाली मेरे लिए नहीं, सबके लिए। ये जो मेरे भाई भाभी थे, इसके साथ में एक बात और कहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बात। हमारे घर में मैंने नारियों का आदर बहुत देखा। जो मैं आपने आगे मुझे प्रश्न पूछा था, इसमें मैं चूक गया था ये बात कहने को, यहाँ पर मैं कहता हूँ। हमारे घर में जो मेरी 4 बहन थी, उसको उतना ही अधिकार, हक, जिस तरह से भाइयों का अधिकार, हक। ऐसा नहीं कि ये लड़की है तो उसे ज़्यादा काम करना है, या ये लड़का है तो उसे कम काम करना है। सबके प्रति मेरे माता पिता के समान भाव। और मैंने भाइयों के साथ रहकर देखा, मैंने कभी मेरे भाई भाभी के बीच, 3 भाई शादीशुदा थे, हम 2 भाइयों ने शादी नहीं की, लेकिन मैंने कभी भाई भाभी के बीच झगड़ा नहीं देखा कि ऊंची आवाज में दोनों एक साथ, ऊंची आवाज भी नहीं, हाँ आंखों से करते थे। ये मैंने पकड़ लिया, जिस तरह से आंखों से प्रेम होता है इस तरह से झगड़ा ही होता है। ये मैंने भाई भाभीयों के साथ रहकर देख लिया कि हाँ आज ये दोनों के बीच कुछ है कि, लेकिन आदर सब भाई मैं देखता था। यही क्योंकि इन लोगों ने देखा था कि मेरे पिताजी मेरी माँ का बहुत आदर करते थे। वो मेरी माँ को दीवान साहब कहते थे कि वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, और मेरी माँ मृदु प्रेम में व्यक्तित्व, ऊंची आवाज में कभी उसने बात भी नहीं की होगी। मुझे याद नहीं कि कभी उसने किसी को डांटा हो, चांटा मारा हो, कान खींचा हो। मेरा तो अनुभव ही नहीं माँ के पास। और ऐसा व्यक्तित्व कि मैं अगर कभी चोरी से फिल्म देखने जाऊं और जब फिल्म समाप्त तो मुझे मेरी माँ की याद आए और आंखों से आंसू आए ही आए। मुझे ऐसा हो कि ये फिल्म पूरी हो, मैं जाके मेरी माँ के पास चला जाऊं और उसे कह दूं कि मैं चोरी से फिल्म देखने गया और मैं वो काम कर रही है, मैं जाके उसे कहता हूँ कि माँ इस तरह से मैं आज चोरी से फिल्म देखने गया था। तो वो उस पर ध्यान ही नहीं देती, काम करती जा रही है और कहती है फिल्म में क्या तू समय बिगाड़ रहा है। ये बात मुझे 2 व्यक्तियों ने, एक मेरी बहन वो भी है शरीर में सरला, और ये मेरी माँ, ये दोनों की जो बात थी मुझे इतनी चोट करती थी। वो कहते थे फिल्म में 3 घंटा तू बिगाड़ रहा है। मुझे लगता था बात तो एकदम सच है। वो हृदय की हृदय पर इतनी स्पर्श होती थी। और मैं कहता हूँ माँ मैं चोरी करके गया था। वो कहता है उसकी क्या जरूरत है तुझे, तूने कहा होता तो कौन तुझे ना कहता। तो मैंने कभी, मुझे ऐसा लगता कि वो डांटे तो मेरा ये पाप धो जाए, लेकिन वो डांटे ही नहीं। जो कुछ भी मैं
ऐसा कुछ मुझसे भूल हो गई उसे मैं कहूँ, वो आराम से, और खाली मेरी माँ नहीं, ये जो मेरे सारे भाई बहन है, सारे भाई बहन, किसी के पास भी मैंने कुछ भी ऐसा किया हो और मैं उसे कहूँ तो वो कहता है चोरी की जरूरत क्या है। मैं छोटी उम्र की बात कर रहा हूँ कि चोरी से फिल्म कर देखने गए हैं और उन लोगों को पता चलता है तू मांग लेता पैसा, कौन तुझे ना कहता है। जो मैं दूसरे भैया की बात करूं, उसे शिक्षण में बहुत रस और उसका जो दृष्टिकोण था, मैं तो ऐसा कहूँगा कि जो मैं पढ़ा लिखा उसके कारण मुझे अगर स्कूल में कभी मजा आया हो तो ये मेरे भाई के साथ मैं 8, 9, 10 उसके पास पढ़ा। वो आचार्य थे स्कूल के, और आप स्कूल का वातावरण देखो, उत्सव ही उत्सव, उत्सव ही उत्सव। मेरी सारी कला, मुझे स्पोर्ट्स में इतना रस, पढ़ने के सिवाय मुझे सब में रस, सारी कला, चित्र है, नृत्य है, संगीत है, सब में इतना रस। स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स मेरा खास सब्जेक्ट, दौड़ कूद। और ये जो स्कूल का वातावरण मैंने अनुभव किया, ऐसा वातावरण मैंने कहीं अनुभव ही नहीं किया। और कैसा होता है, मुझे कभी दोपहर की स्कूल अच्छी न लगी, 11 से 5, 6, कभी नहीं ना। ये मेरे शरीर के लिए सूट ही नहीं होता था। फिर भी मैं एडजस्ट करके मैंने जहाँ जहाँ पर मुझे काम करना पड़ा मैंने किया, लेकिन मुझे अंदर से शूट ना हो। लेकिन जब मैं मेरे भाई के स्कूल में गया, उसने टाइम रखा था 9 से 3, ये भी इतना ही सूटेबल टाइम मुझे कि 9 बजे स्कूल चालू होती है और 3 बजे पूरी हो जाती है। और आप देखो पूरी स्कूल का वातावरण और उसका दृष्टिकोण कैसा। कभी उसने मैं उसका भाई था, छोटा भाई। मैं स्कूल में पढ़ रहा था, मेरा भी नंबर आता था, फर्स्ट रैंक आता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मैं बहुत एक्टिविटी में बिजी हो गया। तो 10th स्टैंडर्ड में था, एक टेस्ट थी, तो उसमें 2 ही मार्क आए मुझे मैथ्स के। और सारे स्कूल में फैल गई ये बात कि मुझे मैथ्स में 50 में से 2 मार्क आए। जो लोग मुझे पहचानते नहीं थे, जो बच्चों से मेरे मित्र नहीं थे, वो भी आप आके मुझे पूछते हैं कितने मार्क आए। और मुझे तो कहना ही पड़ता। वो जो मेरी एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज, एक्सेलेंट एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे भीतर भी मैं देखता था कि मुझे छुपाने की इच्छा होती है कि मैं तो फर्स्ट रैंक का विद्यार्थी, कि क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ, एग्जाम में फर्स्ट आ रहा हूँ, और इस मैथ्स में मुझे 2 ही मार्क। और पूरी स्कूल पूछे, एक विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा कि उसने मुझे पूछा ना हो कि कितना मार्क आया मैथ्स में। लेकिन मेरे भाई ने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे कहा मुझे 2 मार्क आए। उसने कहा थोड़ा ध्यान दो, बहुत एक्टिविटी 10th में कम कर दो, एक्टिविटी बस उतना 10th में कम कर दो, और पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो अपने आप मार्क आ जाएगा। यही भी चोरी की घटना उसके साथ भी हुई। उसके पॉकेट में से भी मैंने पैसे निकाले थे, और फिर मुझे ऐसा लगा कि ना, भाई भाभी को तो कह ही देना है कि मैंने इतना रुपया लिया। उस समय चोरी के 30 रुपये मैंने इकट्ठे किए थे। तो मैं उसके पास गया, भाई भाभी के पास, 2 बैठे थे, प्रेम की बातें कर रहे। इसमें मैं गया, मैंने कहा ये रुपये मैंने चोरी किए हैं। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं किया। ये मुझे बहुत चोट करता था कि कुछ कहे मुझे, कुछ डांटे। उस लोगों ने कहा कि तू ही रख ले। मैंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही रखा था, अब मैं आपको दे रहा हूं। उसने कहा हमें कोई जरूरत नहीं, तू ही रख, तुझे जो लेना है या तो हमें बता, हम तुझे ला के देंगे। तो हमारे घर का जो वातावरण, यहाँ पर मैं इतना पॉइंट आउट करूंगा कि जो छोटे बच्चों के साथ जो वडील थे घर के, मेरे भाई का मेरे साथ व्यवहार देखूं तो मैं एक भूल एक भाई की खोज न सकूं या बहन की, कि यहाँ पर इसने मुझे डांटा, यहाँ पर इसने मुझे कुछ कहा। और ये जो मेरे भाई थे, उससे शिक्षण में 3 राष्ट्रीय अवार्ड मिले। और इसका मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार, ऐसा नहीं, सारे बच्चों के साथ इसका ऐसा ही व्यवहार। उसने कभी किसी बच्चे को ऐसा नहीं कहा कि वो फेल हो रहा है तो उसे डांटा हो। समझाते थे कि आप थोड़ा ध्यान दोगे, इस तरह से पढ़ोगे तो आपके मार्क बढ़ते चले जाएंगे। खास ये बात मैं कहूँगा। और उसके पास से जो मैंने प्राप्त किया,
वो प्रेम और उदारता। कोई भी व्यक्ति मेरे भाई भाभी के पास आए और उसकी समस्या कहे, उसकी जितनी क्षमता, जितनी दोनों की जितनी क्षमता वो बांट दे। ऐसा उनका नेचर था, मेरी भाभी का भी ऐसा नेचर मैंने मेरी आंखों से देखा है। कोई आके कहे कि आपकी घड़ी बहुत सुंदर है, घड़ी उतार के उसे आप रखो। जैसे मेरी बहन कहती है कि ये साड़ी अच्छी है आपकी, वो साड़ी दे देती थी कि आप रखो, पहनो इसे। अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत। और इन दोनों से जो अगर मैंने प्राप्त किया तो वो प्रेम, मुझे लगता है आज इतनी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत है। आप सबको स्मरण दिलाऊंगा, आज का ये पवित्र स्वर्णिम दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती, वो भी बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। स्मरण रहे, आज का इस स्वर्णिम पवित्र दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का इस स्वर्णिम पवित्र दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातः काल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।